हेलो फ्रेंड्स, मैं राजेश वापस से आप लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल अल्टीमेट लेक्चर पे। आज मैं आया हूं अगस्त मंथ के करंट अफेयर सीरीज के पार्ट 5 को लेकर। इससे पहले मैंने जून और जुलाई मंथ के करंट अफेयर्स को ऑलरेडी खत्म कर दिया था। साथ ही मैं ये भी बताना चाहूँगा कि इवनिंग में जो करंट अफेयर्स के मॉडल क्वेश्चंस की सीरीज चल रही है उसका भी जून मंथ खत्म हो गया है और आज जुलाई मंथ भी हो जाएगा। तो इन सारे वीडियोस का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, और या आप ऊपर जो आई आइकन है वहां से भी आप डायरेक्टली उन सारे वीडियोस पे जा सकते हैं। इसलिए मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि जो हमारे दोस्त अभी तक मतलब इस वीडियोस को नहीं देखे हुए हैं, हमारे पहले के वीडियोस को, उन सारे वीडियोस को देख लें। उसके बाद ये सारे वीडियोस को जो अभी प्रेजेंट में चल रही है वो देखें, ताकि आपको एक मतलब एक क्रोनोलॉजी अच्छे तरीके से मिल सके। और स्पेशली आप उन दोस्तों के लिए भी एक बहुत ही ज्यादा होगा। ऐसा नहीं है कि जो फ्रेश हैं, जो लोग ऑलरेडी देख चुके हैं वीडियोस, वो लोग अगर रिवीजन के तौर पे अगर वापस से देख लेंगे तो वो भी उनके लिए बहुत फायदेमंद होगा, क्योंकि जितना ज्यादा टॉपिक पे आप अपना कमांड रख पाएंगे उतना ही ज्यादा आपके लिए बेहतर होगा, ताकि आप किसी भी तरह से कंफ्यूजन ना हो पाए। स्पेशली आप एमसीक्यू सीरीज को और भी जितना चाहें उतने बार रिवीजन पॉइंट ऑफ व्यू से देख सकते हैं, या उस क्वेश्चन को नोट डाउन कर लें और अलग अलग तरीके से सॉल्व करने का कोशिश करें। ठीक है, तो इसी के साथ हम आज का लेक्चर शुरू करते हैं। और जैसा कि हम लेक्चर शुरू करने से पहले हमेशा क्या किए हैं, एक मैप क्वेश्चन किए हैं। तो वो मैप क्वेश्चन आज का क्या है, आइडेंटिफाई द कंट्री वेयर उसम्बरा माउंटेन इज लोकेटेड। ठीक है, हम लोग को आइडेंटिफाई करना है वो कंट्री जो कि उसम्बरा, जहाँ पे उसम्बरा माउंटेन लोकेटेड है। तो उससे पहले कुछ हम डेटा आपको मैं बताना चाहूंगा कि ये हो गया सबसे, ये है तो ये तंजानिया कंट्री, बट इससे रिलेटेड देखिए, जैसे ए न्यू स्पीसीज ऑफ अ फ्लावरिंग ट्री नेम्ड मिशोगन इडी, यानी एमईडीबी इसको बोला जाता है, हैज बीन डिस्कवर्ड इन द उसम्बारा माउंटेन्स ऑफ तंजानिया। तो तंजानिया में एक माउंटेन है उसम्बारा, और ये उसम्बारा माउंटेन इसलिए फेमस हुआ क्योंकि ये जो एम दीदी जो मतलब स्पीसीज है ना फ्लावर का, ये काफी न्यूज में था, और ये न्यूज में बन गया इसलिए बोल के ये माउंटेन भी फेमस में बढ़ गया। ठीक है, तो इस ये स्पीसीज क्यों न्यूज में था, क्योंकि इसको कैटेगराइज किया गया है एंडेंजर्ड स्पीसीज, किसके द्वारा, आईयूसीएन के द्वारा, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ कंजर्वेशन ऑफ नेशनल, उनके लिस्ट में इनसे एंडेंजर्ड घोषित किया गया है। तो ये काफी, ये स्पीसीज भी काफी एम दीदी जो इम्पोर्टेंट है, और ये उसम्बारा माउंटेन जो कि तंजानिया में है, ये लोकेशन भी इसका इम्पोर्टेंट है। अब देख पा रहे होंगे ये तंजानिया हो गया। ठीक है, यहाँ पे ये उसम्बारा माउंटेन पड़ता है, जस्ट ये आपके कोस्ट के थोड़ा ही दूर के बाद। ठीक है, उसके अलावा यहाँ पे रवांडा हो गया, बुरुंडी हो गया, और यहाँ बहुत ही फेमस लेक, लेक विक्टोरिया, जो कि क्वीन विक्टोरिया के नाम से रखा गया था। ये विक्टोरिया विक्टोरिया लेक काफी फेमस है, क्योंकि इस एरिया से रिलेटेड बहुत सारे मतलब प्रोजेक्ट से लेके रिसोर्सेज के मायने में ये वहाँ पे फायदा, और ये युगांडा और तंजानिया के बॉर्डर में पड़ता है, और साथ में केन्या के बॉर्डर को भी जस्ट हल्का टच करता है। ठीक है, आप मुझे ये बताइए कि मतलब इक्वेटर अफ्रीका के कितने कंट्री से पास होता है, और वो कौन कौन से कंट्री है। आप जस्ट जिनको नहीं पता है वो एटलीस्ट एक बार गूगल कर लें और कहीं पर जॉट डाउन कर लें। ठीक है, तो इसके साथ ही मैं ये भी दिखाना चाहूंगा सेचल्स, जिसके बारे में हम रिसेंटली पढ़े थे, इसके आसपास में क्या है हमारा, वो जो इंडियन ओशियन का जो व्हेलिंग एसोसिएशन का एक जो यहाँ पर है, वो भी इसी साइड में है, सेचल्स के आसपास में। इसके अलावा यहाँ मैडागास्कर हो गया, और यहाँ पे और भी बहुत सारे छोटे छोटे आइलैंड्स भी हैं। ठीक है, बढ़ते हैं हम लोग अपने टॉपिक्स की तरफ। तो ये सारे टॉपिक्स को हम आज डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, जिसमें से देख लीजिए इम्प्रिंट बहुत ही अच्छा है, उतना इनिशिएटिव गवर्नमेंट के द्वारा लिया गया। और उसके अलावा यूएन पैलेस्टाइन रेफ्यूजी एजेंसी, इसमें ये एक जो यूनाइटेड नेशन का जो रेफ्यूजी एजेंसी है, ये एक ह्यूमन राइट एजेंसी, मतलब दूसरा एक एजेंसी के साथ बहुत ही मतलब मिलता जुलता है, तो इसके डिफेंस भी हम देखेंगे। आईएमएफ के जो डेटा डिसेमिनेशन होती है ना, उसको भी हम जानेंगे क्या है ये। उसके अलावा ग्रेविटेशनल लेंसिंग जो कि नासा के द्वारा काफी अच्छे तरीके से यूज किया जा रहा है, वो भी हम देखेंगे। कैनाइन डिस्टेम्पर वायरस जो कि पिछले साल भी काफी था न्यूज में, टाइगर से रिलेटेड, इस बार है डॉग से रिलेटेड, वो भी हम देखेंगे। उसके बाद इंडिया लार्जेस्ट एमिटर ऑफ SO2 है वर्ल्ड में, ये भी बोला गया है ग्रीन पीस के द्वारा, ये भी हम आज जानेंगे। उसके अलावा स्टेट ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन 2019, ये भी हम जानेंगे। देखिए ये सब तो सारा पिछले एक साल से चला जा रहा था, और ये है आपको अगस्त मंथ का करंट अफेयर है। ऐसा नहीं है कि मैं आपको पूरा का पूरा स्टेटमेंट कराऊंगा, और हमारे बहुत सारे दोस्त ये कंफ्यूज हो जाएंगे कि ये अभी एग्जाम से एक महीना पहले हम ये हमें करना जरूरी है या नहीं। मैं उस पॉइंट ऑफ व्यू से बिल्कुल करा नहीं रहा हूँ। एक टॉपिक का जो
5 से 7 जो इम्पोर्टेंट चीज होते हैं ना, जो कि आपको एग्जामिनेशन में पूछा जा सकता है, मैं सिर्फ वही करा रहा हूँ। पूरा आपको हिस्ट्री ज्योग्राफी इसका मैं नहीं कराने जा रहा हूँ, तो निश्चिंत रहिए। उतना ही कराऊंगा जो इम्पोर्टेंट है, और जो हमारे दोस्त ऑलरेडी कर चुके हैं, क्योंकि मैक्सिमम लोग तो कर ही लिए होंगे, उनके लिए एक ये हो जाएगा कि मे भी हो सकता है कि ये कोई एक टॉपिक वो छूट गया होगा, जैसे इम्प्रिंट किसी का छूट गया होगा, तो वो हमारे वीडियो देखते देखते इम्प्रिंट टॉपिक में भी उनका कमांड आ जाएगा। और इसमें जो इम्पोर्टेंट, हम क्योंकि सिर्फ इम्पोर्टेंट सिर्फ एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्कस किया, तो आपको कोई भी टाइम का ऐसा लॉस का कोई जरूरत नहीं है, कोई मतलब किसी तरह का टेंशन आपको लेने की जरूरत नहीं है। उसके अलावा ये जो टॉपिक्स हैं, ये टॉपिक सारे के सारे बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप किसी भी अपने जो भी आपने पढ़े, जो भी आप जहाँ से भी आप पढ़े होंगे, आप खुद ही एक टैली कर पा रहे होंगे। और ये जो नोट्स है, ये नोट्स सारे एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से है, फिर से मैं आपको बता दे रहा हूँ। और जितना ही ये करेंगे उतना ही ज़्यादा, एक तरह से आप रिवीजन पॉइंट ऑफ व्यू से हार्डली 25 से 30 मिनट का वीडियो होगा, और अगर आप फास्ट मोड से देख रहे हैं तो हार्डली 20 मिनट का वीडियो आपको मिलेगा। इसमें क्या हो रहा है कि आपका रिवीजन हो रहा है अच्छी तरीके से, और आपको पहले आप कितना पढ़ाई किए हुए हैं ये भी आपको पता चल रहा है। और जो हमारे फ्रेंड्स जो उतना ठीक से अपना प्रिपरेशन नहीं कर पाए हैं, तो उनके लिए तो और भी ये बूस्टअप वाला बात है। क्यों? क्योंकि वो आसानी से अब एक एक जो शॉर्टकट में उनको एक तरह से क्रैश कोर्स टाइप का, करंट अफेयर्स का क्रैश कोर्स टाइप का ये हो जा रहा है। तो मैं इसको क्रैश कोर्स का नाम इसलिए नहीं दिया क्योंकि यूपीएससी के लिए कोई क्रैश कोर्स नहीं होती है। इस तरह का जो आते हैं मार्केट में क्रैश कोर्स किया जाएगा, वैसा कुछ कभी यूपीएससी के लिए तो हुआ नहीं है। तो मैं इसे क्रैश कोर्स का नाम नहीं दे सकता। बस आपको एक समराइज वे में मैं आपको करवा रहा हूँ। बस आप उससे कोशिश करिए ये, क्योंकि ये सबसे मिनिमम चीज होगा जो आपको मिल सकता है। ठीक है, तो बढ़ते हैं हमारे पहले टॉपिक की तरफ, जो कि है एज ऑफ द मैरिज, एज ऑफ मैरिज डिफरेंट फॉर मेन एंड वुमेन। तो ये जो टॉपिक था, ये स्टेट्स एंड न्यूज में हम लिख रहे हैं। क्यों लिख रहे हैं अभी जस्ट पता चल जाएगा। तो एज ऑफ मैरिज जो हम होता है ना, 21 साल हो मेल के लिए और वुमेन के लिए 18 साल, उससे रिलेटेड कुछ इश्यूज हैं, उसको हम जानते हैं क्या था ये। तो हाल ही में दिल्ली हाई कोर्ट ने क्या किया, एक मतलब सेंटर को और लॉ कमीशन को एक रिस्पांस दिया। बोला कि एक पीआईएल फाइल किया गया है उनके हाई कोर्ट में, कि ये जो यूनिफॉर्म एज मैरिज ऑफ मेन और वुमेन है ना, इनसे रिलेटेड उनको चाहिए, क्योंकि एक पीआईएल फाइल गया है, क्योंकि ये राइट टू इक्वालिटी के अगेंस्ट है। ठीक है, तो आप जान ही रहे होंगे राइट टू इक्वालिटी किस किस सेक्शंस में, किस किस आर्टिकल्स में आती है। तो यहाँ पिटिशंस में एक्चुअली में क्या बोला जा रहा है कि आर्टिकल 14, जो जैसे मैंने बोला ये राइट टू इक्वालिटी को अगेंस्ट है, तो आर्टिकल 14 जो कि इक्वालिटी को डील करता है, और राइट टू 21, सॉरी आर्टिकल 21 जो कि आपको मतलब डिग्निटी ऑफ लाइफ से रिलेटेड डील करता है, कि पर्सन किस तरह से अपना डिग्नाइट वे में लाइफ को मतलब अपने तरीके से जी सकता है। तो ये दोनों आर्टिकल को हनन हो रहा है इस ये जो एज वेरियर की वजह से। 18 और 21 दो डिफरेंट एज जो दिया गया है। क्यों? क्योंकि ये वायलेट करता है लीगल एज ऑफ मेन एंड वुमेन फॉर मैरी करने के लिए, तो मैंने बता ही दिया। उसके अलावा ये जो अभी का जो लॉ है ना, वो क्या बोला कि 21 और 18 साल, जैसा कि मैंने आपको बताया, तो ये इक्वलिटी के अगेंस्ट है। ठीक है, ये कब से मतलब चला जा रहा है, ये तब से जा रहा है जबकि इंडिविजुअल जब भी अटेंड करेगा 18 साल एज पर इंडियन मेजोरिटी एक्ट, तब से उनको मतलब 1875 से, तब से उनको बहुत सारे मतलब चीज मिल, जैसे आपको वोटिंग राइट्स मिल जाएगा, आपको बाइक या कार ये सब जो भी है ड्राइविंग चीजें, मतलब बहुत सारे जो भी मेजोरिटी जितने भी है ना 18 साल से जब पार करते हैं 1870 में, तो उनको बहुत सारे चीज का राइट्स मिल जाता है। तो ये उस वक्त से ही कुछ ना कुछ चला जा रहा था। इधर हिंदू मतलब बहुत सारे मैरिज एक्ट में अभी आपको धीरे धीरे आएगा 21 और 18 कर दिया गया था। तो फॉर हिंदू सेक्शन 5/3 जो हिंदू मैरिज एक्ट 1958 के तहत क्या हुआ, 18 साल और 21 साल सेट किया गया दुल्हा और दुल्हन के, मतलब ब्राइड और ग्रूम के मैरिज से के लिए। ठीक है, जिसमें ये कहीं भी ऐसा नहीं दिया है कि चाइल्ड मैरिजेस इलीगल है, ऐसा कहीं भी इस एक्ट में नहीं दिया है कि चाइल्ड मैरिज इलीगल है, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, चाइल्ड मैरिज आपको इलीगल कहीं भी ऐसा लिखा नहीं है। बट हाँ, ऐसा दिया हुआ है कि अगर चाइल्ड मैरिज होती है तो इस एक्ट के तहत उस शादी को वॉइड कर दिया जाएगा, मतलब कुछ उसका वैल्यू ही नहीं रहेगा। ठीक है, उसके अलावा इस्लाम धर्म में भी ये हुआ है कि अगर माइनर का शादी होता है, तब हुआ किया जा सकता है किसी भी माइनर का, जब वो प्यूबर्टी एज मतलब वो अपने बच्चे पैदा करने की एज में पहुंच जाते हैं, तब वो पर्सनल लॉ के अंदर वो शादी किया जा सकता है उनका। ठीक है, उसके अलावा जो स्पेशल मैरिज एक्ट 1954 और प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड यानी चाइल्ड मैरिज एक्ट 2006, ये दोनों में प्रिस्क्राइब किया गया 18 और 21 साल ही, ताकि मिनिमम कंसेंट ऑफ जो भी वुमेन और मेन के लिए हो वो इस 18 और 21 ही हो। तो ये सारे एक्ट्स में दिया हुआ था। तो ये सारे एक्ट्स के ही अगेंस्ट में पीआईएल फाइल किया गया दिल्ली हाई कोर्ट में, इसलिए स्टेट न्यूज में लिखेंगे क्योंकि बोला जा सकता है कि ये मद्रास हाई कोर्ट या बॉम्बे हाई कोर्ट में फाइल किया या कैलकाटा,
तो ये दिल्ली हाईकोर्ट में फाइल किया गया, बस इसे ध्यान दीजिएगा। क्या फाइल किया गया? PIL, पब्लिक इंफॉर्मेशन लिटिगेशन। ठीक है, अगले टॉपिक पे बढ़ते हैं। स्टेट ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन 2019, जिसे UN एंड इट्स बॉडीज में लिखेंगे। क्यों लिखेंगे जबकि स्टेट से रिलेटेड है? चलिए जानते हैं। तो ये जो वर्ल्ड पॉपुलेशन रिपोर्ट है ना, ये निकाला गया यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन फंड के द्वारा। ठीक है, इसलिए हम इसे UN बॉडी में लिख रहे हैं। तो ये यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन फंड के द्वारा निकाला गया। इसमें क्या है फाइंडिंग्स जो मिला इंडिया से रिलेटेड? तो ये देखा गया कि 1/6 ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन इन 2019, जो कि 1.37 बिलियन है 2000 आउट ऑफ 7.7 में, वो है कहाँ? इंडिया में है प्रेजेंट। ठीक है, और इट हैज ग्रोन अप टू रेट ऑफ 1.2% ईयर, मतलब 2010 से 2019 तक में 1.2% ग्रोथ किया है। समझ ठीक है, और जो कि वर्ल्ड ग्रोथ कितना था? टोटल वर्ल्ड का भी ग्रोथ 1.2% देखा गया था, और इंडिया का ग्रोथ भी 1.2% है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ल्ड के कंपेयर में किया जा रहा है, और इंपॉर्टेंट डेटा हम इसलिए कह सकते हैं। लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ इज लोअर देन वर्ल्ड, मतलब जो बच्चे मतलब जन्म लेने के कुछ दिन बाद जो मर जाते हैं, वो भी मतलब लाइफ एक्सपेक्टेंसी कितने साल तक हो, सॉरी ये मैं उल्टा आपको मोर्टेलिटी रेट में चला गया था। तो ये जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी होता है कि कितना जो एवरेज होता है लाइफ जीने का, तो वो भी क्या हुआ, ये लोअर है। कितना है? 69 है। हमारे देश में, हमारे इंडिया में क्या होता है, 6 एवरेज पाया गया है कि 69 ईयर्स तक लोग जीवित रहते हैं, पर वर्ल्ड का एवरेज अगर ये देखा जाए तो वो है कितना? 72। और ये जो हमारे देश का स्कोर भी हाईएस्ट है किसमें? ग्लोबल एवरेज इन टर्म्स ऑफ एक्सेस ऑफ हेल्थ केयरिंग ड्यूरिंग चाइल्ड बर्थ। बट चाइल्ड बर्थ और हेल्थ केयरिंग के यहाँ पे हमारा रैंकिंग अच्छा है ज्यादा दूसरे कंट्रीज के कंपेयर में। इसके अलावा जो इंडिया का जो फर्टिलिटी रेट है ना इन 2019, वो 2.3 बर्ड्स पर वुमेन पाया गया है, और जो कि वर्ल्ड में 2.5 है। मतलब कोई जो गर्भवती हुए और वो अच्छी तरीके से जन्म दे पाए, वो हुआ 2.3 बर्ड्स पर वुमेन, ऐसा पाया गया है कि एक वुमेन एटलीस्ट 2.3 मतलब बर्थ के हिसाब से दिया जा सकता है, पर वर्ल्ड में 2.5 है। अब हम अगर जी थोड़ा वर्ल्ड का पॉपुलेशन भी अगर देखते हैं, तो इंडिया का हो गया 1.5 बिलियन, जो कि 2027 तक का है। अभी कहता है 1.37, तो 2027 तक में पाया जाएगा कि इंडिया हो जाएगा 1.5 बिलियन, जो सबसे वन हो जाएगा, फर्स्ट में आ जाएंगे। चाइना 1.1 बिलियन में, नाइजीरिया 733 मिलियन, यूएस 434 मिलियन, और पाकिस्तान 403 मिलियन। ठीक है, बढ़ते हैं अगले टॉपिक की तरफ। नॉर्थ ईस्ट रूरल लाइवलीहुड प्रोजेक्ट NERLP, जिसे हम मिनिस्ट्री ऑफ ये जो डेवलपमेंट ऑफ जो नॉर्थ ईस्ट रीजन है ना, उसमें हम लिखेंगे। ठीक है, DONER। क्यों लिख किया था न्यूज में? क्योंकि हाल ही में ये जो NERLP है, उससे फाइंड किया गया क्या कि 3 लाख हाउस होल्ड को, जो कि 11 डिस्ट्रिक्ट ऑफ मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा और सिक्किम, इनमें ये क्या किया जाएगा, एक तरह से इम्प्रूव किया जाएगा उनके लाइवलीहुड्स को। क्योंकि उनका जो हालत है, वो रहते हैं नॉर्थ ईस्ट पहाड़ी एरिया में। आप कभी अगर जाओगे तो देख पाओगे कि कैसे कितना स्ट्रगल करके वो अपना लाइफ बिताते हैं। एक तो पानी का सबसे पहला प्रॉब्लम, वो एक छोटे छोटे पाइप से वो ऊपर तक लेके जाते हैं। उसके बाद कैसे कैसे करके वो अपना दिन भर उस पानी में यूटिलाइज करके अपने आप को मतलब कैसे स्टेबल रखते हैं, कैसे जी रहे हैं। ये उनके लिए सच में आप अगर विजिट करोगे तो आप देख पाओगे कि कितना टफ होता है वो जॉब। हमारे कंपेयर में तो वो बहुत ही ज्यादा, मतलब हम लोग बहुत सुकून से रह रहे हैं उनके कंपेयर में। तो ये 3 लाख जो हाउस होल्ड है, ये 11 डिस्ट्रिक्ट ऑफ मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा और सिक्किम, ये इसमें किया जाएगा। ठीक है, ये 4 स्टेट काफी कीवर्ड हो जाएगा इस टॉपिक से रिलेटेड, तो आप इसे ध्यान दीजिएगा। उसके अलावा इस प्रोजेक्ट के अंदर क्या होगा, स्किल डेवलपमेंट और प्लेसमेंट से रिलेटेड इतना 10,462 लड़कों और लड़कियों के लिए कुछ जॉब स्किल से रिलेटेड भी कराया जाएगा, जो कि 5,494, ताकि एम्प्लॉयमेंट भी वहां पे दिया जा सके। तो ये सब चीज वहां पे कराने का सोचा गया है NERLP के तहत। उसके अलावा ये जो NERLP है, ये वर्ल्ड बैंक के द्वारा मतलब सपोर्ट किया जा रहा है, तो ये भी एक कीवर्ड हो गया इस टॉपिक का। उसके अलावा ये मल्टी स्टेट लाइवलीहुड प्रोजेक्ट है, जो कि DONER के अंदर होता है, और जो 2012 में लॉन्च किया गया था। ध्यान दीजिएगा, ये भी कीवर्ड है यहाँ का। तो 2012 में लॉन्च किया गया था। ठीक है, बढ़ते हैं अगले टॉपिक की तरफ, जो कि इम्प्रिंट, जो हम मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स में लिखने वाले हैं। क्यों लिखने वाले हैं अभी हम जान जाएंगे। तो क्योंकि ये एजुकेशन से रिलेटेड है। ये जो टेक एक्स टेक्नोलॉजी एग्जीबिशन एक कहाँ किया गया? IIT दिल्ली में। वो क्या था, ताकि डेमोन्स्ट्रेट कर सके प्रोडक्ट्स और प्रोटोटाइप्स, जो भी एक मतलब डेवलप अंडर द 2 फ्लैगशिप स्कीम्स, जो कि
ये जो इम्प्रिंट और उच्चतर आविष्कार योजना इनके द्वारा बनाया गया था, बहुत सारे हमारे भाई बहनों के द्वारा, जो भी स्टूडेंट्स फेज में जो भी वो और कहाँ लॉन्च किया गया, ये एग्जीबिशन किया गया, वो आईआईटी दिल्ली में किया गया। तो इम्प्रिंट और उच्चतर आविष्कार योजना के द्वारा जो भी किया गया था वो यहाँ पे शो मतलब एक तरह से दिखाया गया अपना प्रोडक्ट्स के बारे में कि हमने ये सब बनाया है, ये दोनों स्कीम के तहत। ठीक है, अब टेकएक्स के बारे में अगर कुछ जानते हैं तो ये एक्चुअली क्या है, एक एक्सीलेंट प्लेटफॉर्म मतलब रिसर्चर्स को शोकेस करने के लिए दिया जाता है। मतलब आपने क्या क्या रिसर्च किया, जो भी हमारे देश में इस ये दोनों इम्प्रिंट और आविष्कार योजना में उन्होंने वो क्या करेंगे, एक तरह से शो करेंगे यहाँ पे, और सारे सभी आएंगे वहाँ पे देखेंगे कि ये क्या क्या टाइप का आविष्कार हुआ है। ठीक है, अब अगर इम्प्रिंट इंडिया के बारे में अगर यदि जानेंगे तो ये हो गया एक पैन मतलब इट इज अ पैन आईआईटी एंड आईआईसी ज्वाइंट कोलैबोरेशन, ये भी एक की वर्ड हो गया यहाँ का। आईआईटी और आईआईसी के ज्वाइंट कोलैबोरेशन से ये डेवलपमेंट किया गया इस ब्लूप्रिंट को, ताकि रिसर्च ऑफ इमीडिएट रिलेवेंस टू सोसाइटी, जो कि इनोवेशन से रिलेटेड हम वहाँ पे कर सके जितना ज्यादा से ज्यादा। ठीक है, उसके अलावा इम्प्रिंट स्कीम को लॉन्च किया गया था 2015 में, ये भी कीवर्ड है, ध्यान दीजिएगा। फिर आविष्कार योजना जो है ये भी 2015 में ही किया गया था। तो दोनों में आप ये दोनों स्कीम को आईआईटी दिल्ली में दिया गया ताकि वो शोकेस कर सके। तो ये दोनों ही 2015 में लॉन्च किया गया था, और समझ लीजिए आप वहां से अभी तक में सभी जो लोग अपना बना रहे थे, आविष्कार कर रहे थे, वो शो कर पाए अपना आईआईटी दिल्ली में। ठीक है, और ये जो आविष्कार योजना है इनको ज्वाइंटली मतलब फंडिंग किया जाता है, एक तो एमएचआरडी, उसके बाद पार्टिसिपेटिंग मेंबर, और उसके साथ ही इंडस्ट्री के साथ भी। तो मतलब एमएचआरडी, पार्टिसिपेटिंग मिनिस्ट्रीज और इंडस्ट्री। पार्टिसिपेटिंग मिनिस्ट्री मतलब एमएचआरडी तो एक हो गया जो है, उसके अलावा सपोज करिए अगर किसी को इंटरेस्ट हुआ टेक्सटाइल में अपना कुछ रिसर्च करने में, तो टेक्सटाइल इंडस्ट्री भी उसमें करेंगे कितना, 25%। एमएचआरडी के द्वारा 50% फंडिंग होगा। जो भी पार्टिसिपेटिंग मिनिस्ट्रीज होंगे, या रेलवेज में अगर वो इन्वेस्ट कुछ एक्सपेरिमेंट किया जा रहा है, तो रेलवेज की तरफ से 25% होगा, या टेक्सटाइल इंडस्ट्री की तरफ से होगा, या कम्युनिकेशन इंडस्ट्री मिनिस्ट्री की तरफ से होगा, या डिफेंस मिनिस्ट्री की तरफ से होगा, कुछ भी होगा तो वो 25% किया जाएगा। उसके अलावा जिस इंडस्ट्री से रिलेटेड उनको कोलैबोरेट करके किया जाएगा वो भी 25% करेंगे, क्योंकि उनका भी आखिर में नाम आएगा। तो 50, 25, 25 ये 3 सेक्शन में होगा। ये कीवर्ड हो गया इस टॉपिक का। ठीक है, बढ़ते हैं अगले टॉपिक की तरफ, जो कि है ज्वाइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान फॉर एक्शन, जीसीपीओए, जो काफी ज्यादा न्यूज में था। इसे हम इंटरनेशनल रिलेशन वाले सेक्शन में लिखेंगे, क्योंकि ये हमारे कंट्री से रिलेटेड नहीं है, बट इम्पैक्ट हमारे ऊपर भी काफी पड़ा, और हमें भी इसे बहुत ही पीसफुली लेके चलना पड़ेगा। तो क्यों था न्यूज में, क्योंकि रिसेंटली व्लादिमीर पुतिन, जो कि रशिया के प्रेसिडेंट हैं, उन्होंने क्या किया, फ्रेंच के प्रेसिडेंट से मिला, और उसके बाद फ्रेंच के प्रेसिडेंट कौन है, इमैनुअल मैक्रोन, उनके साथ मिला, और उनके बाद उन्होंने डिस्कस किया ये जो ईरान न्यूक्लियर डील कर लेके जो इशू चल रहा है, उनसे रिलेटेड उन्होंने बात करना चाहा। क्यों, क्योंकि ईरान ने 60 डे डेडलाइन दे दिया है यूरोपियन कंट्रीज को। ठीक है, 60 डे डेडलाइन मतलब चलिए जानते हैं क्या हुआ एक्चुअली में इशू। तो मई 8 मई 2019 को क्या हुआ था, ईरान ने अनाउंस किया कि वो सीज करेंगे क्या अपना जो भी कमिटमेंट्स है ना, जो सेल जो भी 300 किलोग्राम ऑफ यूरेनियम का सेल जो भी वो करते थे, सेट जो भी डील से रिलेटेड, जो भी यूरेनियम से रिलेटेड जो उन्होंने अपने जीसीपीओ में कहा था कि हम नहीं करेंगे ये सब चीज, उनसे रिलेटेड उन्होंने कहा कि अब हम सोच रहे हैं शुरू करने का इसका सेल को। उसके अलावा जुलाई 7 थोड़ा कुछ दिन बाद, 2 महीने बाद जाके क्या कहा, वो बोलने लगे कि हमने जो कमिटमेंट किया था यूरेनियम 3.67% एनरिचमेंट करने का, वो हम अब नहीं करेंगे, क्योंकि हमें उस तरह का सहयोग नहीं दिया जा रहा है, और हमें हमारे ऊपर अभी भी सैंक्शन पे सैंक्शन दिया जा रहा है, और इसीलिए वो वापस से रिकंस्ट्रक्ट करेंगे अरक हेवी वाटर रिएक्टर फैसिलिटी, जो कि वो खास तौर पे इस डील पे दिया हुआ था कि आप नहीं करेंगे, पर यहाँ पे वो बोल दिए कि अब हम यहाँ पे करने जा रहे हैं। क्यों, क्योंकि हमारे साथ उस तरह का चीज नहीं किया गया है, और इस सब के लिए ये चीज ऑर्डर करने से पहले उन्होंने सिर्फ यूरोपियन कंट्रीज को दे दिया कितने दिन का, 60 डे का डेडलाइन दे दिया। बोला 60 डे के अंदर अगर हमारा तरीके से हमें सब वापस सैंक्शन वगैरह नहीं हटाया गया, तो हम अपने तरफ से वापस से ये सब जो भी रिएक्शन हम कर रहे थे वो हम स्टार्ट कर देंगे। तो एक्चुअली ईरान न्यूक्लियर डील क्या था, चलिए वो भी जान लेते हैं। तो हुआ ये था कि 2015 में ईरान ने एक ये न्यूक्लियर डील को एक्सेप्ट किया था। क्यों, क्योंकि यूएस, यूके, रशिया, चाइना, फ्रांस और जर्मनी, इन सभी कंट्रीज की तरह प्रेशर दिया गया था। ठीक है,
और ये इस कंट्रीज को क्या बोला जाता है एक्चुअली में न्यूज में, P5+1, P5+1। और ये वन कौन है, वन हो गया जर्मनी, और P5 कौन है, परमानेंट 5 मेंबर्स। तो ये P5+1 में जो यूएसए है, ये क्या बोल दिया है कि हम अब इस डील में नहीं रहेंगे, क्योंकि उनको ऐसा फील हो रहा है कि अब ये जो ईरान है, ये उनके प्रोटोकॉल जो इस बिल के, इस डील के तरह जो प्रोटोकॉल है वो फॉलो नहीं कर रहा है। तो वो यूएस बोल रहे हैं हम यहाँ से बैकआउट करने वाले हैं। तो अगर P5 में P5 1 हट जा रहा है, तब क्या होगा कि आप लोग जो जिन्होंने इनको फोर्स करके बोला कि आप करिए ये काम, अब वही अगर हट जा रहे हैं, तब क्या करेंगे, ये बोलेंगे जब इसका कुछ मेंबर्स इसमें नहीं है तो इसका वजूद नहीं है, हम अब अपने हिसाब से काम करेंगे, इस तरह का उन्होंने कह दिया। तो तेहरान ने उस वक्त क्या किया था, एग्री किया था, ताकि वो कट कर सके अपने जो भी एनरिच यूरेनियम और हेवी वाटर से रिलेटेड ना, और न्यूक्लियर वेपन से रिलेटेड वो सब चीज को कट डाउन कर सके, और बहुत मिनिमल वे में बस अपने सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से हल्का फुल्का रखेंगे और कुछ नहीं। बट यूनाइटेड स्टेट की ये हरकत से अब कुछ बहुत ही पूरा वर्ल्ड लेवल पे हिल चुका है सारा दुनिया। क्यों, क्या हो गया, ईरान ने एग्री उस वक्त इसलिए कर दिया था क्योंकि सारे कंट्री, यूरोपियन यूनियन से लेके यूनाइटेड स्टेट, हर जगह से सैंक्शंस लगाया गया था, और जबकि सिर्फ यूनाइटेड स्टेट्स अभी गया अगेंस्ट में ना, बट उस वक्त तो यूरोपियन यूनियन, यूनाइटेड नेशन सभी ने बिलियन ऑफ टन्स का, सब कुछ का, पाउंड्स का, फिर उनका एक्सपोर्ट, जो उनका तो ऑयल ही एक मात्र सबसे बड़ा रेवेन्यू का जरिया था, उसको भी, उसके ऊपर भी पूरा सैंक्शन लगा दिया था कि कोई भी कंट्री उनसे बिजनेस नहीं करेंगे। तो ऐसा होने के बाद उन्होंने JCPOA साइन किया था, पर अब वो बोल रहे हैं कि जब हमारे साथ कोई हो नहीं रहा तो हम ये बिल से हम भी हट जाएंगे। तो यूएस अब क्यों बाहर गया, चलिए ये जान लेते हैं। तो ये फ्लॉड बिकॉज ईरान एक्सेस टू बिलियन डॉलर्स बट डज नॉट एड्रेस ईरान सपोर्ट फॉर ग्रुप्स ऑफ द, मतलब उनका कहना ये भी है कि जो ये जो टेररिस्ट लाइक हमास और हिजबुल्लाह है ना, हमास और हिजबुल्लाह जैसे टेररिस्ट मतलब ग्रुप है, उनको अभी भी वहां पे सपोर्ट किया जा रहा है, और उनको निकालने में हम, मतलब यूएस बोल रहे हैं, ईरान के ऊपर इल्जाम लगा रहे हैं कि वो हमारे मदद नहीं कर रहे हैं, इसीलिए हम वो ये बिल से वापस हटना चाह रहे हैं। उसके अलावा और भी उन्होंने ये किया कि वो जो बैलिस्टिक मिसाइल्स और जो भी थे, उनको वो अभी तक पूरा कर, मतलब खत्म नहीं कर रहे, खत्म नहीं, हटा नहीं रहे हैं उनका डेवलपमेंट को, इसीलिए वो और भी बिल से हटना चाह रहे हैं। और ये बिल की वजह से अब इंडिया के ऊपर क्या इम्पैक्ट आने वाला है, ये भी हम अब अच्छे तरीके से जानेंगे। पर देख लेंगे, अगर ये जो यूएस का जो स्टेप था, ये यूएस के स्टेप से अब क्या क्या होने वाला है, कि अब ईरान क्या करेगा, जो यूएस अफगानिस्तान में, क्योंकि आपने देखा होगा कि ये हो गया ईरान, जहाँ पे हम चाबहार पोर्ट पे डेवलपमेंट कर रहे हैं, क्यों, ताकि हम पाकिस्तान से तो अफगानिस्तान में नहीं जा पा रहे हैं, क्योंकि पाकिस्तान हमारा एंटी है, हम उनके अगेंस्ट, उनके मैंने वो हमको अलाउ नहीं करेंगे, क्योंकि हमारे उनके साथ बहुत सारे डिस्प्यूट्स हैं। तो इसलिए हमने क्या किया, इधर हम अरेबियन सी होते हुए हम आएंगे यहाँ पे चाबहार फोर्ट में, अपना जो भी अफगानिस्तान से रिलेटेड जो हम डेवलपमेंट का काम करें वो यहाँ आएंगे ईरान में, ईरान से मदद लेते हुए हम फिर ईरान के बॉर्डर को क्रॉस करके यहाँ अफगानिस्तान में डेवलपमेंट या जो भी हम बिजनेस है वहाँ करेंगे। बट क्या हुआ, अभी यहाँ पे यूएस ने क्या बोला, ये जो अफगानिस्तान है, अफगानिस्तान के जो भी तालिबानी लोग हैं, वहाँ पे यूएस के बहुत सारे ट्रूप्स थे जो तालिबानी लोग को कंट्रोल कर रहे थे। अब बोल रहे हैं कि अगर ईरान का सपोर्ट हट गया ना, तो यहाँ पे यूएस का भी कंट्रोल करना यहाँ पे अफगानिस्तान में बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। उसके अलावा जिस तरह जैसे यूएस का जो एबिलिटी टू वर्क ऑफ रशिया इन सीरिया और विद चाइना रिगार्डिंग नॉर्थ कोरिया विल आल्सो बी इम्पैक्टेड, मतलब चाइना, अगर नॉर्थ कोरिया में यूएस को डील करना है, तो चाइना का एक तरह से सजेशंस और ये अगर यदि नहीं रहा तो करना बहुत ही मुश्किल होगा। उसी तरह से सीरिया में रशिया के अगेंस्ट, ठीक है। तो ये जो सारे चीज होने के बाद, आफ्टर द रिजेक्शन ऑफ द ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप, पेरिस क्लाइमेट चेंज अकॉर्ड और नाफ्टा मतलब फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, ये जो सारे चीजें जो डोनाल्ड ट्रम्प अब पीछे हट रहे हैं ना, ये कहीं ना कहीं यूएस के जो क्रेडिबिलिटी है ना, उसको बहुत ही घटा दिया है। कि वो पहले एक एक तरह से बड़ा भाई के तौर पे यूएस हमेशा आता था, और जितने भी अलाइज मतलब कंट्री थे, उनको एक तरह से जोड़ के हमेशा रखने का काम किया करता था। बट अब ये बड़ा भाई साइड हट जा रहे हैं, अब जो बचा ये लोग अपने लोग ही करेंगे, और इस सिचुएशन में चाइना और ये सब जैसे कंट्रीज अपने आप को बाजी मारने का कोशिश करे, कि उनको रिप्लेस करके अब चाइना एक इमर्जिंग पावर बनने का कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। इसके अलावा इम्प्लीकेशन, मतलब इंडिया में क्या जैसे आएगा प्रॉब्लम, क्यों जैसे क्यों आ जाएगा, क्योंकि ईरान के ऊपर अगर यूएस सैंक्शंस लगा देती हैं, तो आपको मैं बता दूं कि ईरान वो देश है जहां से हम अपने थर्ड लेवल ऑफ, मतलब बिगेस्ट सप्लायर ऑफ ये है हमारे क्या, क्रूड ऑयल। इराक से हम सबसे ज्यादा लेते हैं, सऊदी अरबिया से उसके बाद, और ईरान से भी हम काफी थर्ड नंबर पे हम उनसे अपना क्रूड ऑयल इंपोर्ट करते हैं।
अगर उसका सैंक्शन लग गया तो क्या होगा, इन्फ्लेशन मतलब प्राइस में सारा बहुत ही हाई कॉस्ट हो जाएगा सारा चीज। उसके बाद इंडियन रुपी डिप्रिशिएट कर जाएगा और भी ज्यादा। उसके बाद जो हम लोग चाबार पोर्ट ईरान में डेवलप कर रहे थे उसमें भी हम रुकावट आ जाएगा। इसके अलावा ये भी एक पॉइंट देखा गया है कि अगर ये जो ईरान को चाइना अगर यदि मतलब ये कर लिया, मतलब समझा लिया, अपने आप कंसिडर करा लिया ताकि वो शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन में जुड़ जाए, तो क्या होगा, फिर वो चाइना, रशिया, इंडिया मैंने पूरा एक तरह से ब्लॉक हो जाएगा, मतलब एंटी अमेरिकन। ठीक है, क्योंकि चाइना, रशिया, वो एससीओ में कौन कौन मेंबर है, इंडिया है, रशिया है, चाइना है, पाकिस्तान है, सभी है। और अगर उसमें ईरान भी चला जाएगा तो फिर क्या होगा, ये सारे एंटी अमेरिकन एक ब्लॉक बन जाएगा। ठीक है, और इसके अलावा हमारे लिए भी ये होगा कि जैसे इंडो पैसिफिक क्वाड्रिलेटरल विद द यूएस, ऑस्ट्रेलिया, जापान के साथ हमारा जो क्वाड ग्रुप है, हम तो दोनों ही ग्रुप में अच्छी तरीके से काम कर रहे हैं। हमारे लिए ये सब सारे बहुत ही होगा कैसे हम ये टैकल करेंगे ये दोनों अलग अलग एंटी ग्रुप्स को। ठीक है, बढ़ते हैं अगले टॉपिक की तरफ, जो कि है यूएन पैलेस्टाइन रिफ्यूजी एजेंसी। ये रिफ्यूजी एजेंसी को हम इसको लिखेंगे कहाँ, इंटरनेशनल रिलेशन वाले सेक्शन में। तो ये क्या था, क्यों था न्यूज में, क्योंकि हाल ही में इंडिया ने जो अपना कंट्रीब्यूशन है ना 5 मिलियन का किया 2019 में, किसमें, इस रिफ्यूजी एजेंसी में। और इंडिया ने लास्ट टाइम जो किया था 1.25 मिलियन किया था 2016 में, और 2018 में 5 मिलियन चला गया, इतना ज़्यादा एक्स्ट्रा कर दिया। क्यों, हम इसको बढ़ा रहे हैं, अपना फाइनेंशियल कंट्रीब्यूशन जो भी हम कर रहे हैं ना वो इस एजेंसी में हम बढ़ा दिए। आखिर में ये है क्या, तो इट इज़ अ रिलीफ एंड ह्यूमन डेवलपमेंट एजेंसी, जिसे 1949 में बनाया गया था। और ये कब बनाया गया था, क्यों बनाया गया था, क्योंकि 1948 में एक अरब इसराइली कॉन्फ्लिक्ट, मतलब अरब, यूनाइटेड अरब और इसराइल के बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट हुआ था, जिसके वजह से ये जो पैलेस्टाइन एरिया है ना वो बहुत बुरी तरह से मतलब ये हो गई थी और अफेक्टेड हुई थी। तो इसीलिए ये यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने क्या किया, एक डायरेक्ट रिलीफ वर्क एक प्रोग्राम वहां पे चलाया गया पैलेस्टीन के रिफ्यूजीज के लिए। ठीक है, तो ये जो रिफ्यूजी, ये जो यूएनआरडब्ल्यू है, ये एक ओनली यूएन एजेंसी है जो कि हेल्पिंग रिफ्यूजीज फ्रॉम अ स्पेसिफिक रीजन, मतलब किसी एक एरिया के लिए ही ये रिफ्यूजी, मतलब ये एजेंसी को बनाया गया है, जो कि यूनाइटेड नेशन का है। यूनाइटेड नेशन का एजेंसी है, पर लेकिन वो सिर्फ एक एरिया के लिए है। ये दीजिएगा, ध्यान दीजिएगा कि ओनली यूएन एजेंसी, जो कि सिर्फ एक स्पेसिफिक रीजन के लिए बनाया गया, और किसी एरिया और कोई ऐसा एजेंसी नहीं बना है कि किसी और पर्टिकुलर एरिया जैसे सीरिया वगैरह के लिए ऐसा नहीं बनाया गया। पर लेकिन दूसरे जो एरिया है ना वहाँ पे जो कि रेफ्यूजीज के लिए जो मदद किया जाता है वो है यूएनएचसीआर, जो कि जितने भी वर्ल्ड में रेफ्यूजीज से रिलेटेड इशू होती है, जैसे रोहिंग्या इशू हुई थी, फिर उसके बाद जो भी पाकिस्तान से रेफ्यूजीज आ रहे हैं, तो उन सबके रेफ्यूजी से रिलेटेड जब इशू आता है तो यूएनएचसीआर सामने आते हैं। बट सिर्फ पैलेस्टाइन के जो रेफ्यूजी है वहाँ पे एक सेपरेट बनाया गया था इस 49 में, जबकि जब 1948 में इस तरह का वॉर हुआ था। ठीक है, तो इनका फंडिंग जो होता है ना वो इंटायरली वॉलंटरी होता है। और यूनाइटेड मेंबर्स, जो भी यूनाइटेड मेंबर स्टेट्स हो ना, मेंबर के जो स्टेट्स हैं, जैसे इंडिया हो गया और भी जितने बड़े बड़े देश हो गए, वो लोग वॉलंटरी कंट्रीब्यूट करते हैं इस पैलेस्टाइन के रिफ्यूजी के कैंप, मतलब एजेंसी में। और ये जो फंडिंग है इसमें पर ऐसा नहीं है कि सिर्फ वॉलंटरी है, कि इसलिए यहाँ पे ओनली कहीं भी नहीं लिखा हुआ है कि ओनली वॉलंटरी कॉन्ट्रीब्यूशन। यहाँ पे रेगुलर बजट भी दिया जाता है यूनाइटेड नेशन के द्वारा हर साल, मतलब कुछ अमाउंट इस एजेंसी के लिए भी रख दिया जाता है यूनाइटेड नेशन के द्वारा। और इसके साथ ही बहुत सारे बड़े बड़े कंट्री अपना डोनेशंस भी करते हैं, जो कि मैंडेटरी नहीं है किसी के ऊपर। ठीक है, बढ़ते हैं अगले टॉपिक की तरफ। आईएमएफ स्टैंड्स फॉर डेटा डिसेमिनेशन, जिसे हम वर्ल्ड बैंक वाले सेक्शन में लिखेंगे। क्यों लिख रहे हैं आप अंदाजा लगा ही सकते हैं, क्योंकि आईएमएफ है इससे रिलेटेड। तो हुआ यह कि आईएमएफ ने अपना जो हर साल वो एक ऑब्जर्वेंस रिपोर्ट जो कि एसडीडीएस जो निकालते हैं, वो 2018 का निकाले। उसमें क्या पाया गया, ये पाया गया कि इंडिया फेल हो गए उस जगह में ये एसडीडीएस के डेटा निकालने में। ये क्या है, चलिए जानते हैं। तो ये क्या है, मतलब एसडीडीएस हो गया 20 डेटा कैटेगरीज विच आईएमएफ कंसीडर फॉर द रिपोर्ट टू कैप्चर नेशनल इकोनॉमिक ग्रोथ, नेशनल इकोनॉमिक हेल्थ, इंक्लूडिंग मतलब जीडीपी, जीएनआई, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, ये और प्रोडक्शन इंडिसेस, एम्प्लॉयमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट ऑपरेशन, ये सारे जितना का भी ना एक जगह डेटा निकालना। ठीक है, सही टाइम में सही तरीके से निकालने का। तो 20 डेटा को ये क्या बोलते हैं, ये जो आईएमएफ है ये कंसीडर करते हैं एज अ एसडीडी
SDDS के तौर पे, ठीक है। तो SDDS में ये जब 20 डेटा अगर यदि आ गया तब इसको IMF बोलते हैं कि हाँ ये आपने SDDS का डेटा निकालने में सही हुए। बट ये जो हर साल निकाल रहे हैं ये SDDS का डेटा एग्जैक्टली IMF के पास अच्छी तरीके से गया नहीं, क्योंकि वो 20 डेटा मांगते हैं, जिसके वजह से उन्होंने इंडिया को फेल कर दिया है कि आपने अपना डेटा सही तरीके से नहीं दिया, ठीक है। तो ये क्या है SDDS डेटा? ये ग्लोबल बेंचमार्क है, ताकि डिसेमिनेटिंग कितना आप अपना डेटा को पब्लिक तक शोकेस कर रहे हैं कि आपने जो भी काम किया अपने गवर्नमेंट के लिए, मतलब अपने पब्लिक के लिए एज अ गवर्नमेंट, वो आप कितना आप अपने पब्लिक को अच्छी तरीके से दिखा पा रहे हैं। तो इस मामले में हमारे गवर्नमेंट फेल हो गए। तो इस वजह से ये SDDS डेटा यही काम होता है, डिसेमिनेट करना जो भी स्पेशल डेटा होता है ना उन सबको आपके पब्लिक तक। और ये जो सब्सक्रिप्शन होता है इसीलिए गुड स्टैटिस्टिकल सिटीजनशिप आपको शो करता है इसमें। अगर आप गुड स्टैटिस्टिकल सिटीजनशिप अगर चाह रहे हैं तो आपको क्या स्टैटिस्टिक अच्छा अपना दिखाना पड़ेगा अपने सिटीजन्स के लिए, है ना। तो इसीलिए, और जो कंट्री ये SDDS एग्री करता है उनको गुड, मतलब ये 4 एरिया में उनको ध्यान देना होगा, जैसे कवरेज, पीरियडिसिटी, टाइमलाइंस ऑफ डेटा और पब्लिक एक्सेस टू दोज डेटा, डेटा इंटीग्रिटी और डेटा क्वालिटी। मतलब डेटा क्वालिटी अच्छा होना चाहिए, ऐसा ना हो कि वो कोई सही है नहीं भूल भाल डेटा आप दे दिए हो। इंटीग्रेटेड होना चाहिए डेटा, पब्लिक को इजीली वो डेटा एक्सेस होना चाहिए, जैसे अभी गवर्नमेंट बहुत सारे वेबसाइट्स में दिए जा रहे हैं, सारे डेटा इजीली अवेलेबल रहता है। या RTI अच्छे तरीके से काम करना चाहिए। उसके बाद पीरियडिसिटी जो हो रहा है ना, मतलब एक प्रॉपर टाइम में हमेशा देना चाहिए, कि ऐसा ना हो कि 2 महीने में आप निकालें एक डेटा और अगला डेटा आप 5 महीने में निकाल रहे हैं, तो वो सब सही नहीं है, ठीक है। तो ये सब सारे क्राइटेरिया फॉलो करने के बाद दिया जाता है, जिसमें इंडिया फेल हो चुका है, बस ये ध्यान दीजिएगा। बढ़ते हैं हम लोग अगले टॉपिक की तरफ, जो कि RBI से रिलेटेड है, फिट इंडिया प्रॉपर क्राइटेरिया। इसे हम RBI वाले सेक्शन में इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि RBI ने हाल ही में इस जो टाइटन किया अपना फिट एंड प्रॉपर क्राइटेरिया, जो कि डायरेक्टर्स ऑन द बोर्ड्स जो भी होते हैं ना, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो कि स्टेट रन बैंक्स में होते हैं, उनके लिए ये लाया गया। और ये एप्लीकेबल ओनली, ये कीवर्ड है यहाँ का, एप्लीकेबल ओनली PSB यानी पब्लिक सेक्टर बैंक्स के लिए ही है, और किसी भी बैंक्स के लिए नहीं, ध्यान दीजिएगा, मतलब प्राइवेट बैंक्स के लिए नहीं है ये। और इसमें ये जो की चेंजेस प्रपोज किया गया है, क्या क्या प्रपोज किया गया है कि जो भी इलेक्टेड डायरेक्टर्स होंगे ना ऑन द बोर्ड ऑफ मतलब PSB, उनका डायरेक्शन 2019 के तहत में क्या किया जाएगा कि जैसे SBI हो गया या जो भी अलग नेशनलाइज बैंक हुए, उनको एक नॉमिनेशन एंड रिम्यूनरेशन कमेटी फॉर्म करना पड़ेगा। क्या नाम है? NRC। ये वो NRC नहीं है, ध्यान दीजिएगा, ये NRC है बैंक से रिलेटेड वाला NRC। ये फॉर्म करना पड़ेगा उनको। उसके बाद फिर सेंटर जो है वो नॉमिनेट करेंगे डायरेक्टर, जो कि नॉमिनेशन ये NRC के पार्ट नहीं होंगे। सेंटर नॉमिनेट करेंगे ये NRC के जो डायरेक्टर हैं उनको, जो कि NRC के पार्ट नहीं होंगे, वो अलग से सेंटर के द्वारा किया जाएगा। तो ये फिट एंड प्रॉपर क्राइटेरिया की मदद से क्या होगा कि ज़्यादा से ज़्यादा हम, मतलब जो भी बोर्ड मेंबर्स है ना, वो बोर्ड मेंबर्स के ऊपर कंट्रोल करना चाह रहे हैं, क्योंकि अक्सर आपने देखा कि इजीली जो भी बड़े बड़े जो NPS चले जा रहे हैं, घोटाला हो रहा है, तो उसमें बोर्ड मेंबर्स के द्वारा, अभी रिसेंटली आपने सुना ICICI के जो थे हेड, उनके द्वारा भी जो लेडी थी, और भी बहुत सारे जो बैंक्स के द्वारा जो हेड ही जो होते हैं एक्चुअली, वो अगर कुछ इजीली बिना किसी टर्म्स को देखे हुए अगर लोन पास कर देते हैं, तो वो जाके आगे जाके NPA बन जाती है। तो इसी सब चीज को देखते हुए क्या कर रहे हैं कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को ऊपर कंट्रोल लाने के लिए सेंट्रल के द्वारा ये लिया गया, और ये RBI के डायरेक्शन पे, ठीक है। तो कंपोजिशन क्या होगा, ये जो NRC था, ये NRC का जो कंपोजिशन होगा, मिनिमम 3 नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स होंगे, जो कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में से होंगे, ठीक है। और नॉट लेस देन 1/2 शैल बी इंडिपेंडेंट डायरेक्टर एंड शुड इंक्लूड एटलीस्ट 1 मेंबर फ्रॉम द रिस्क मैनेजमेंट कमेटी ऑफ द बोर्ड। एक रिस्क मैनेजमेंट कमेटी भी बोर्ड का होता है, आप लोग अच्छे से जानते होंगे। तो एटलीस्ट वहां का एक मेंबर इस ग्रुप में होना चाहिए। और इस NRC का मेंबर बनने के लिए क्या क्या एलिजिबिलिटी होगा, तो क्या होना चाहिए, वो ग्रेजुएट, तो नॉर्मल इजीली बात है, ये होते ही हैं, ग्रेजुएट होना चाहिए। फिर उनका उम्र होगा वो 35 से 67 ईयर्स तक होगा, इसे बस आप कीवर्ड ध्यान दीजिएगा, ठीक है। और उसके बाद जो कट ऑफ डेट जो भी फिक्स होगा, मतलब नॉमिनेशन से रिलेटेड, वो 35 से 67 होना ही चाहिए, ठीक है। बढ़ते हैं अगले टॉपिक की तरफ, जो कि ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है न्यूज में। इसे आप एज अ जनरल नॉलेज के तौर पे अच्छे तरीके से रखिए, क्योंकि आपको ये डे-टू-डे लाइफ में यूज आने वाली है आगे, और बहुत ही इसको एडवांस लेवल पे भी लेके जाया जाएगा। तो ये क्या है, रिपर्पज यूज कुकिंग ऑयल। रुको 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 रुकिए और देखिए तेल से रिलेटेड क्या आपका कहानी यहाँ पे चल रहा है। इसे ऑयल से रिलेटेड हेल्थ मिनिस्ट्री के अंदर रखा गया है। क्यों रखा गया अब पता चल जाएगा। तो गवर्नमेंट ने हाल ही में क्या किया, एक स्टिकर और एक फोन एप्लीकेशन
लेके आया गया रुको के द्वारा, ठीक है, जो कि एनेबल करेगा कलेक्शन ऑफ यूज्ड कुकिंग ऑयल, मतलब यूज्ड कुकिंग ऑयल को कलेक्शन में मदद करेगा। रेस्टोरेंट एंड होटल्स इंटरेस्टेड इन सप्लाइंग यूज्ड कुकिंग ऑयल कैन अफिक्स द स्टिकर टू शो अवेलेबिलिटी। मतलब रेस्टोरेंट में अगर यदि आप ये स्टिकर लगा, जब देखते होंगे फोन पे, पेटीएम ये सब का स्टिकर लगा रहा है, तो आप समझ पाते हैं कि फोन पे, पेटीएम से आप पे कर सकते हैं। उसी तरह से स्टिकर लगा रहेगा तो आप समझ जाओगे कि आप यहाँ पे आप मतलब क्या होगा, आप सप्लाई कर सकते हो, सेल कर सकते हो इस कुकिंग ऑयल को, ठीक है। तो अब ये रुको इनिशिएटिव से रिलेटेड एक अच्छे से आप जानते हैं, तो ये जो इनिशिएटिव है ये 64 कंपनीज के द्वारा 101 लोकेशन पे लाया जा रहा है, जो कि पाया जाएगा कि मतलब सबसे ज्यादा कुकिंग ऑयल का वहीं पर यूज हो रहा है। और इसे एफएसएसआई, जो कि हेल्थ मिनिस्ट्री के अंदर ही है, इन्होंने क्या किया था, एक मतलब ये बिजनेसेस को चाह रहे हैं कि 100 लीटर एटलीस्ट, जो भी ऑल ऑयल फ्राइंग के लिए किया जाता है ना, जहाँ पे जिस भी रेस्टोरेंट या बड़े बड़े होटल्स या इस सब में एटलीस्ट 100 लीटर का, तो उनको उनके लिए एक एक्चुअली में और स्पेशली किया जा रहा है कि वो अपने आप को रजिस्टर कर ले। और उसके अलावा कि ताकि यूको जो कि है यूज कुकिंग ऑयल, वो हैंड ओवर इजिली उनको किया जाए जो कि रजिस्टर्ड कलेक्टिंग एजेंसी, ये नहीं कि सबको उसमें से ले रहे हैं। मान लीजिए यहाँ पे लिए आपको 10 रुपए करके, और जो रजिस्टर्ड है वहाँ तो 12 रुपए मिल रहा है, तो रजिस्टर्ड यहाँ से कोई भी ले लिए और उसको मिक्सअप करके दूसरी जगह में 12 रुपए करके भेज, नहीं, रजिस्टर्ड वाले लोग को ही यहाँ पर ये ऑयल बेचा जाएगा, और वो भी जो कि मतलब एफएसएसआई से रजिस्टर्ड हो। इसके अलावा इस इनिशिएटिव का सिग्निफिकेंस अगर जानेंगे तो देखा गया है कि इंडिया के पास पोटेंशियल है 220 करोड़ लीटर यूज कुकिंग ऑयल का प्रोडक्शन ऑफ बायोडीजल बाय 2022 थ्रू कोऑर्डिनेटेड एक्शन। मतलब ये जो यूज कुकिंग ऑयल है ना, हम लोग बायोडीजल बना सकते हैं, जो कि हम एज अ सोर्स ऑफ मतलब फ्यूल यूज कर सकेंगे। कितना, 2022 तक हम टोटल 220 22 मतलब 220 करोड़ तक का लीटर्स ऑफ ये जो डीजल है हम यूज कर सकेंगे, ठीक है। इसीलिए इसका बैकग्राउंड अगर यदि हम जानेंगे तो देखते हैं कि ये इनिशिएटिव को लॉन्च किया गया था फूड सेफ्टी रेगुलेटर नोटिफाइड स्टैंडर्ड फॉर यूज कुकिंग ऑयल, मतलब फूड सेफ्टी के पर्पज से किया गया था, पर ये बहुत ही एक तरह से फ्यूचर गोल के लिए मैंने फायदेमंद होगा, क्योंकि मैक्सिमम परमिट देखा गया है एफएसएसआई के रेगुलेशन के हिसाब से कि मैक्सिमम परमिसिबल लिमिट्स फॉर टोटल पोलर कंपाउंड हैज बीन 25%, बियॉन्ड विच कुकिंग ऑयल इज अनसेफ। मतलब 25% से ज्यादा अगर टीपीसी ऑयल में पाया जाता है तो वो हमारे लिए सेफ नहीं है। इससे बहुत सारे बीमारी होना, कोलेस्ट्रॉल से लेके अल्जाइमर से लेके बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट बीमारी हो सकते हैं। तो ये सब के लिए एफएसएसआई ने सबसे पहले बोला कि ये नहीं रख सकते 25% से ज्यादा। तो कोई क्यों ऐसा करेंगे कि अपना यूज, उनको तो खाना नहीं है रेस्टोरेंट वाले लोग को, तो वो लोग क्या करेंगे, उसी ऑयल में फ्राई करते चले जाएंगे। तो वो तब रोका जा सकता है कि जब वो ऑयल को आप खरीद रहे हो और उनसे उनको प्रॉफिट हो रहा हो, तो वो 2 या 3 बार यूज करेंगे, उसके बाद वो ऑयल को बेचेंगे ताकि उनको कुछ पैसे मिल जाए वहां से, जो ताकि वो दूसरे ऑयल खरीद ले और यहाँ पे वापस से फ्राई ना करे। और वो ऑयल जो सेल ऑयल है उसको बायोडीजल बनाने में हमारे गवर्नमेंट आगे बढ़ जाएंगे। तो ये दोनों तरफ के लिए वन एंड वन, विन एंड विन सिचुएशन होगा, ठीक है। उसके अलावा जानते हैं टोटल पोलर कंपाउंड क्या होता है, जिसको हमने अभी जाना कि 25% से ज्यादा एफएसएसआई ने बोला कि नहीं रख सकते आप ऑयल में। तो क्या हुआ, टीपीसी जो होता है ना, वो क्या होता है, जैसे जैसे आप ऑयल को हीट करते जाएंगे ना वापस दोबारा, तीबारा, चौबारा, तो क्या होगा कि ऑयल हीट होते होते ये टीपीसी अपने आप को मतलब मल्टीप्लाई करते रहते हैं। और कुछ स्टडी से ये भी पाया गया कि जो कि जिस भी फूड में वो स्लोअर, मतलब आप फूड में स्लोली स्लोली टीपीसी प्रोड्यूस होता है, बट अगर ये जो फ्राइड ऑयल करते करते जाएंगे ना तो वो मल्टीप्लाई बहुत ज्यादा जल्दी करते हैं। और जैसा मैंने बताया कि बीमारी क्या क्या हो सकते हैं, हाइपरटेंशन, अल्जाइमर, लिवर डिजीजेस, ये सब चीज यहाँ पे, अर्थरोस्क्लेरोसिस, ये सब टाइप का ये सब बीमारी होते हैं। तो ये देख ले टॉप 5 टिप्स फॉर फ्राइंग, कैसे करके आप फ्राइंग कर सकते हैं, ये आप अच्छे से जान लें, और अपने घर में और अपने रिश्तेदार, अपने दोस्तों को भी ये सबसे रिलेटेड दे इनिशिएटिव। देख सकते हैं आप रूको का इस तरह का लोगो और होटल्स वगैरह में ये सब लगाया जाएगा ताकि आप वहाँ पे ऑयल अपने सेल कर सके, ठीक है। तो अवॉइड रीयूजिंग कुकिंग ऑयल, गार्ड योर हेल्थ, उससे रिलेटेड फिर हाउ टू करेक्टली रीयूज कुकिंग ऑयल आफ्टर फ्राइंग। तो ये सारी चीज को आप अच्छे से देख ले, मैं अभी नहीं करा बता रहा हूँ क्योंकि वीडियो बहुत ही लंबे हो जाएगी, ठीक है। इंटरप्लैनेटरी पोल्यूशन, अदर स्पेस एजेंसीज में हम लिखेंगे, ना ही नासा ना ही इसरो, क्योंकि इसमें ये दोनों ही इन्वॉल्व नहीं है, इसमें इसराइल इन्वॉल्व है। तो क्या हुआ था, एक अप्रैल 11 अप्रैल को इसराइली स्पेस क्राफ्ट बेयरशीट, एक उनका स्पेस क्राफ्ट है, वो अटेम्प्ट किया मून में लैंड करने का, बट वो हमारे तरह चंद्रयान 2 की तरह वो क्रैश हो गया, ठीक है। तो पर इशू क्यों हो गया, ये पोल्यूशन से रिलेटेड इशू क्यों हुआ, हमारे में ये इशू तो नहीं उठा। ये इसलिए उठा क्योंकि
ये कैरी कर रहा था टाइड्रीग्रेड। ये टाइड्रीग्रेड क्या है ये हम आपको अच्छे से बताएंगे, पर ये जान लीजिए टाइड्रीग्रेड जो था वो था मतलब थाउजेंड ऑफ स्पीसीज ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म जो कि टाइड्रीग्रेड के रूप में हम वहां पे उस जो बेयर शीट है वो कैरी कर रहा था। तो ये क्वेश्चन ये उठ रहा है कि ये जो थाउजेंड ऑफ मतलब डिहाइड्रेट टाइड्रीग्रेड, इतना दिन लग गया ना उनको जाने में, ये तो डिहाइड्रेट थे, वो वहां गए और ऊपर से क्रैश हो गया है वो बेयर शीट, तो क्या वो जिंदा रह पाए होंगे? क्या वो अभी भी मून पे होंगे? तो ये पहला ये मतलब साइंटिस्ट ने एक्सप्लेन किया कि जो टाइडिग्राइड है ये वाटर बियर उसको बोला जाता है। ये अमंग द टफेस्ट एंड मोस्ट रिसिलेंट क्रीचर्स ऑन अर्थ। क्यों टफेस्ट क्यों बोला गया, चलिए जानते हैं अभी। इनको सिर्फ माइक्रोस्कोप के अंदर ही देखा जा सकेगा और ये 0.5 मिलीमीटर लॉन्ग होते हैं। ये वाटर डिवेलर और मतलब क्या ये एसेंशियली वाटर डिवेलर होते हैं और इनहिबिट्स करते हैं लैंड एंड 2008 का स्टडी में ये भी पाया गया ये सरवाइव कर सकते हैं कोल्ड वैक्यूम ऑफ आउटर स्पेस। मतलब आउटर स्पेस का जो कोल्ड नेगेटिव से नेगेटिव टेम्परेचर है ना उसमें भी ये सरवाइव कर सकते हैं काफी दिनों तक। ठीक है, इसके अलावा ये जो टार्डिग्रेड है ये एक्सट्रीम हॉट कंडीशन में भी जा सकते हैं और कोल्ड के बारे में तो हमने अभी बताया ही। तो इस तरह का जब हो रहा है तब तो वो जिंदा होना चाहिए ना इस अभी तक। उसके अलावा वो अपने आप में ही एक्सपेल कर सकता है वाटर फ्रॉम देयर बॉडीज और सेट ऑफ मैकेनिज्म टू प्रोटेक्ट देयर सेल्स एंड कैन स्टिल रिवाइव इन प्लेस इन इफ प्लेस्ड इन वाटर लेटर। मतलब ये अपने आप को वैसा जगह में बहुत दिनों तक सर्वाइव कर सकता है जहाँ पे पानी ना हो, ठंडा हो वो पूरा जगह या बहुत गर्म हो। जब भले ही थोड़े दिन बाद जाके अगर उसमें पानी आ भी जाए तो भी वो उतने दिन तक जिंदा रह सकता है। और ये ऑर्गेनिज्म जो है इनको कहा जाता है कम बैक टू लाइफ ऑन रिहाइड्रेशन। ये ऑर्गेनिज्म को ये टार्टिग्रेड जो है ना इसको कहा जाता है। ठीक है, ये इसीलिए ये बोला जा रहा है कि ये जो उतना मून के जो उसके लैंड में हम ये जो इतने सारे टार्टिग्रेड रख दिए तो क्या ये मून के लैंड को ये तो पॉल्यूट तो नहीं कर देगा? तो इससे रिलेटेड इशू उठा था कि हम क्या शायद मून को पॉल्यूट कर रहे हैं। तो इसराइल के साइंटिस्ट को ये सब चीज मतलब बोला गया था। चलिए जानते हैं बेयरशीट क्या है। बेयरशीट इसराइल का पहला लूनर लैंडर था जो कि फल्कन 9 के द्वारा लेके गया था। फल्कन 9 किसका है? तो ये स्पेसएक्स जो कि प्राइवेट कंपनी है। इसीलिए बेयरशीट जो वो फर्स्ट इसराइली मतलब स्पेसक्राफ्ट बना जो कि प्राइवेटली ऑपरेटेड मिशन है क्योंकि फल्कन 9 के द्वारा सपोर्ट किया गया। ठीक है, और ये सॉफ्ट लैंडिंग के तौर पे गया था मून पे, पर ये सॉफ्ट लैंडिंग हमारे तरह ही फेल हो गया। इसके अलावा ये भी जान लेते कि 3 ही नेशन है जो सॉफ्ट लैंडिंग अभी तक मून पे कर पाए हैं, जो कि यूएस, रशिया और चाइना। ठीक है, बढ़ते हैं अगले टॉपिक की तरफ जो कि है आईकैट। आईकैट का फुल फॉर्म हो गया आपको इंटरनेशनल सेंटर फॉर ऑटोमेटिव टेक्नोलॉजी। इसको हम मिनिस्ट्री ऑफ हेवी इंडस्ट्रीज वाले सेक्शन में लिखेंगे। क्यों लिखेंगे चलिए जान लेते हैं। तो ये इसलिए न्यूज में था क्योंकि तीसरा इंटरनेशनल इलेक्ट्रिक व्हीकल कॉन्क्लेव जो कि गुरुग्राम में हाल ही में आईकेट के द्वारा लॉन्च किया गया। और आईकेट के बारे में आईकेट के बारे में अगर चीजें जानते हैं तो आईकेट एक डिवीजन है किसका? नेट्रिप का। ये नेट्रिप क्या है? नेशनल ऑटोमेटिव टेस्टिंग एंड R&D इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट। ठीक है, वो नेट्रिप इम्प्लीमेंटिंग सोसाइटी एंड नेटिस जो कि डेवलप मतलब डिपार्टमेंट ऑफ हेवी इंडस्ट्रीज के अंदर, मतलब ये हेवी इंडस्ट्रीज का डिपार्टमेंट है। ठीक है, उसके अंदर आ गया आपको मतलब नेटिस जो कि है नेट्रिप इम्प्लीमेंटेशन सोसाइटी, और उसके अंदर आ गया क्या? जो कि आईकैट। आईकैट का काम क्या है? आईकैट ने एक इंटरनेशनल इलेक्ट्रिक व्हीकल का कॉन्क्लेव निकाला। कहाँ पे? गुरुग्राम, जो कि आपको उत्तर प्रदेश में पड़ता है, सॉरी हरियाणा में पड़ता है। गुरुग्राम में भी क्या बोल रहा हूँ, गुरुग्राम उत्तर हरियाणा में जो पड़ता है वहां पे ये एनक्लेव निकाला गया। उसके अलावा ये क्यों हुआ, इससे क्या मतलब ये जो नेट्रिप था उसका क्या एक्चुअली में ऑब्जेक्टिव है? तो वो क्रिएट करना चाह रहा है ग्लोबल कॉम्पिटिशन कॉम्पिटेंसीज जो भी इस मायने में मतलब इलेक्ट्रिक व्हीकल के फील्ड में ना वो क्रिएट करना चाह रहे हैं ग्लोबल ऑटोमेटिव सेक्टर में, क्योंकि आप देख रहे हैं ऑटोमेटिव सेक्टर कितना डाउन जा रहा है। तो वो सब चीज से रिलेटेड एक तरह का कॉन्क्लेव अगर लाया जाएगा तो हम थोड़ा तो बूस्ट कर सकेंगे, थोड़ा तो उनको हम ऑटोमेटिव सेक्टर को हम ऊपर उठा सकेंगे। ठीक है, बढ़ते हैं अगले टॉपिक की तरफ, ग्रेविटेशनल लेंसिंग, जिसे हम नासा वाले सेक्शन में लिखेंगे क्योंकि ये नासा के द्वारा किया गया है। तो क्या था ये, चलिए जानते हैं। तो नासा के जो जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप है ना उसके द्वारा यूज करके एक मतलब रिसर्चर ने क्या किया, इन्वेस्टिगेट कर लिया क्या, एक फेनोमेन जिसका नाम है ग्रेविटेशनल लेंसिंग। तो यह है क्या और कैसे काम करता है जानते हैं। ग्रेविटेशनल लेंसिंग इज एन आइंस्टाइन थ्योरी ऑफ जनरल रिलेटिविटी, सिंपली पुट मास बेंड्स लाइट। मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा, एक और स्टेटमेंट पहले पढ़ लेता हूँ। तो ग्रेविटेशनल फील्ड जो है ना वो
of a massive object will extend far into space. अगर कोई जितना मासिव मतलब सब्सटेंस होगा ना, जितना मासिव बॉडी होगा, मान लीजिए ये एक छोटा बॉडी है, ये एक बहुत बड़ा बॉडी है, तो इसका जो ग्रेविटेशनल फोर्स होगा ना एक्सटेंस, वो यहाँ तक ही होगा, एक रेंज तक होगा, मान लीजिए 5 किलोमीटर तक हुआ, और इसका तब कितना होगा, 25 किलोमीटर तक होगा। जितना ही ज्यादा हेवी उतना ही ज्यादा ग्रेविटेशनल एक्सटेंस होगा, ठीक है। ये हुआ इसका पहला स्टेटमेंट। उसके बाद जो कि कॉज करेगा लाइट रेज पासिंग क्लोज टू दैट ऑब्जेक्ट टू बी बेंट एंड रीफोकस समवेयर एल्स। अब मैं आपको बता दूं कि जिस तरह से आप देख रहे हो कि ये हो गया एक ऑब्जेक्ट जो कि हेवी ऑब्जेक्ट है, और इसका जो ग्रेविटेशनल एक्सटेंट है वो मान लीजिए यहाँ तक है, ठीक है, और यहाँ से कुछ लाइट यहाँ से फ्लो हो रहा है, तो इसका कुछ फोकस होगा, कुछ इसका पॉइंट होगा, तो ये क्या करेगा, अपने तरफ कुछ इस तरह का एक्सटेंड करेगा और ये थोड़ा डाइवर्ट होगा और इसका फोकस में कुछ चेंजेस आएगा, तो ये ग्रेविटेशनल लेंसिंग होगा। लेंस क्या होता है एक्चुअली, लेंस आप यहाँ से कोई भी अगर लाइट इधर से पास कराएं तो क्या होगा, एक हाई मीडियम से जब लो मीडियम जाता है तो किस तरह, या तो इस तरफ या नहीं तो टुवर्ड्स या नहीं तो अवे आपको रिफ्रैक्ट करता है ना, करता है ना, इसको कहते हैं लेंसिंग। उसी तरह से ये ग्रेविटेशनल लेंसिंग का कंसेप्ट है। एक हैवी ऑब्जेक्ट जब वो उसका ग्रेविटेशनल जहां तक उनका पावर है, अगर कुछ लाइट यहाँ से फ्लो होगा तो वो एक तरह से रिफ्लेक्ट होते हुए जाएंगे, इसी को कहते हैं ग्रेविटेशनल लेंसिंग। तो इसलिए बोला गया जितना मासिव ऑब्जेक्ट होगा उतना ही ज्यादा आपको ग्रेविटेशनल फोर्स होगा और उतना ही ज्यादा आप बेंडिंग कर सकेंगे लाइट रेज का, ठीक है। अब बढ़ते हैं अगला टॉपिक की तरफ, कैनाइन डिस्टेम्पर वायरस, सीडीवी, जिसे हम स्टेट ई न्यूज में लिखेंगे। क्यों लिखेंगे स्टेट ई न्यूज में, ना कि हेल्थ रिलेटेड या आपको बायोटेक में लिख रहे हैं? क्यों? क्योंकि ये राजस्थान के रणथंभौर नेशनल पार्क में ये इशू हुआ था, इसलिए ये इंपॉर्टेंट एरिया से रिलेटेड हो गया है। तो इसलिए स्टडी में ये पाया गया कि 86% ऑफ द टेस्टेड डॉग्स जो थे ना इस फॉरेस्ट में, इस नेशनल पार्क में, उनको ये एंटीबॉडीज नहीं देने की वजह से ब्लड स्ट्रीम में ये बहुत ही हाई रिस्क हो गया कैनाइन डिस्टेम्पर वायरस होने का। क्योंकि लास्ट ईयर टाइगर्स में ये, जिसकी वजह से टाइगर्स नहीं 20 लायन मरे थे इस गिर फॉरेस्ट में, उसी की वजह से रणथंभौर नेशनल पार्क में भी ये सोचा जा रहा है कि इस तरह का रिसेंटली स्टडी में थ्रेटेंड हो रहा है टैक्सा नोट के तहत, ठीक है। और ये फाइंडिंग जो हो रहा है, ये क्या हो रहा है कि इंक्रीज कर रहा है रिस्क ऑफ डिजीज ट्रांसफर फ्रॉम डॉग्स टू टाइगर्स। मतलब ये जो डॉग्स में पाया जा रहा है ना, ये अब धीरे धीरे टाइगर्स होगा, उसके बाद लेपर्ड होगा, जो कि पार्क में एक साथ रह रहे हैं, क्योंकि उनको ही तो वो खाएंगे ना। तो इसीलिए कैनाइन डिस्टेम्पर वायरस क्या है ये जानते हैं। ये जो वायरस है ये इन्फेक्ट करता है गैस्ट्रो इंटेस्टिनल और रेस्पिरेटरी और सेंट्रल नर्वस सिस्टम को बुरी तरह से इफेक्ट करता है ये वायरस, ठीक है। उसके अलावा ये जो स्प्रेड हो रहा है, स्प्रेड से रिलेटेड अगर इशू को देखते हैं तो डॉग्स हु हैव नॉट बीन वैक्सीनेटेड, जो डॉग को वैक्सीनेट नहीं किया गया, वो क्या होगा, ये कैनाइन मतलब इस वायरस से रिलेटेड सबसे ज्यादा रिस्क में है। और अगर जब रिस्क में है तो क्या हो रहा है कि जैसे जैसे वो धीरे धीरे मतलब ये डॉग मतलब इसका बैक्टीरियल इन्फेक्शन धीरे धीरे और भी रेयरेस्ट टू रेयर केसेस में और भी बढ़ते बढ़ते जाएगा, तो क्या होगा, पूरी तरह से पूरा जो पार्क है उसको इन्फेक्ट कर देगा, है ना। और उसके अलावा ये जो सीडीवी है, इसको ये स्प्रेड हो सकता है डायरेक्ट कांटेक्ट के थ्रू, मतलब लीकिंग ब्रीथिंग, और ये मतलब इस तरह का हुआ तो डायरेक्ट कांटेक्ट में भी ये वायरस इन्फेक्ट कर सकता है, फैल सकता है। इसके अलावा इनडायरेक्ट कांटेक्ट में भी हो सकता है, जैसे बेडिंग, टॉयज, फुटबॉल्स या एटसेट्रा, ये सब। मतलब बेडिंग में भी अगर आप ये डॉग अगर जिदी गए और बेडिंग में हल्का जस्ट लेटा और उसके बाद छोड़ा, या किसी टॉयज को अपने मुंह में लिया और उसके बाद छोड़ा, तो वो टॉय अगर कोई भी हाथ लगेगा तो वो भी वायरस इन्फेक्ट किया जा सकता है। और ये पाया गया है कि ये ज्यादातर लिव नहीं कर सकता, मतलब रह नहीं सकता कहाँ, मतलब किसी सरफेस पे ज्यादा देर तक नहीं रह सकता ये वायरस। और ये जो इनहेलिंग द वायरस इज द प्राइमरी मेथड ऑफ एक्सपोजर, देयर इज नो क्योर। अभी तक इस वायरस का कोई क्योर भी नहीं निकला, ये सबसे बड़ा दुख बड़ी मतलब बात है कि इस वायरस का कोई अभी तक क्योर नहीं निकला, ठीक है। बढ़ते हैं अगले टॉपिक की तरफ, जो कि है जेनोम इंडिया इनिशिएटिव, जिसे हम मिनिस्ट्री ऑफ स्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी में लिखेंगे। ये जेनोम से रिलेटेड है, इस पर लेकिन हमसे बायोटेक और इस वाले मैंने हेल्थ से रिलेटेड में नहीं लिख रहे, ध्यान दीजिएगा, यहाँ का ये कीवर्ड हो गया ये मिनिस्ट्री इस पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। न्यूज में इसलिए था क्योंकि डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी ने क्या किया, स्कैन किया लगभग 20,000 इंडियन जीनोम्स को, और मतलब इन्होंने प्लान किया, मैंने किया नहीं है अभी तक, प्लान किया है कि 20,000 जीनोम को करेंगे अगले 5 साल में, ठीक है। ये सब कीवर्ड्स है जो जो मैं सर्किल करे जा रहा हूँ। तो ये 5 साल में ये 20,000 लोगों का जीनोम को ये स्कैन करेंगे, और उसके अलावा इसे 2 फेज में करेंगे ताकि वो डेवलप कर सके डायग्नोस्टिक टेस्ट दैट कैन बी यूज फॉर, मतलब कैंसर से रिलेटेड वो अपना रिसर्च को और भी अच्छे से बना सके।
इससे रिलेटेड अगर की फैक्ट्स अगर जानते हैं तो पहले फेज में 10,000 को किया जाएगा, दूसरे फेज में 10,000 को किया जाएगा, जो कि जीनोम का सीक्वेंस है ना कैसे कैसे एक होता है वो किया जाएगा, ठीक है। इस इसका मतलब इस इनिशिएटिव का सिग्निफिकेंस अगर जानेंगे तो ये देखा गया है कि मतलब this would be through a proposed national biological data center envisaged in a policy called the biological data storage access and sharing policy which is still in early stage of discussion। मतलब अभी भी इसके प्राइवेसी रिलेटेड का इशू जो है ना वो अभी भी डिस्कशन में ही है, इसलिए अभी तक इसे स्टार्ट नहीं किया गया। मतलब ये जो 20,000 जो स्कैनिंग किया जाएगा अभी भी प्राइवेसी से रिलेटेड का कोई भी जो इशू है उसको अच्छी तरह से क्लियरिफाई नहीं हुआ है, वो अभी डिस्कशन का पॉइंट भी बना हुआ है, ठीक है। उसके अलावा मतलब क्यों ऐसा हमें लगा कि जीनोम का जो हम लोग को अच्छे से डेटा स्कैनिंग करके सीक्वेंसिंग किया जाएगा, क्योंकि जो 10,000 लगभग डिजीजेज है ना, वो जैसे ये फिब्रोसिस, थैलेसीमिया, ये मतलब तब रिजल्ट हुए जबकि सिंगल जीन अगर यदि मेल फंक्शनिंग हो, उसके रिजल्ट से ये सारे डिजीजेज फॉर्म हुए हैं। तो अगर हम जीन से रिलेटेड जितना ज़्यादा हम अपने आप को मतलब अपने पास इंफॉर्मेशन रखेंगे, उनसे रिलेटेड रिसर्च कर पाए, तो ये कैंसर और ये सब बीमारी से हम अपने आप को दूर कर पाएंगे, उससे रिलेटेड हम एंटीडोट अच्छे से अच्छे ला पाएंगे ताकि हम अच्छे अपने आप को प्रिकॉस कर पाए, ठीक है। उसके अलावा कैंसर को भी इजीली अंडरस्टैंड किया जा सकेगा इस जेनेटिक पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। तो ये सब चीज़ बहुत ही ज़्यादा मतलब देखिए फायदे तो बहुत सारे हैं, बट हर चीज़ का फायदा है तो कुछ नुकसान भी है। तो वो नुकसान किस डेटा प्राइवेसी से रिलेटेड है। अगर गवर्नमेंट कुछ स्ट्रिक्ट एक्शंस ले और कुछ इस तरह का लेके आए तो डेटा प्राइवेसी अगर हो जाए तो ये जीनोम सीक्वेंसिंग काफ़ी फायदेमंद भी होगा हमारे देश के लिए। उसके अलावा अगला टॉपिक में अगर जाते हैं तो वो है इंडिया लार्जेस्ट एमिटर ऑफ SO2 इन वर्ल्ड, ठीक है। मतलब इंडिया जो है सबसे बड़ा SO2 क्या है, जो कि बहुत ही मतलब डेंजरस पॉल्यूटेड है, जो कि काफी ज्यादा मात्रा में पाया जाता है, और इंडिया ही सबसे ज्यादा बड़ा इसका हो गया। क्या है ये, तो सल्फर डाइऑक्साइड जो है ना, इंडिया का लार्जेस्ट एंथ्रोपोजेनिक मतलब हुआ जो मैन मेड एक्टिविटीज के द्वारा हुआ। तो सल्फर डाइऑक्साइड मैन मेड एक्टिविटीज जो है वो उसका पोल्यूशन इंडिया सबसे ज्यादा करता है। इसके अलावा ये किसके द्वारा दिया गया है, तो एनवायरमेंटल एनजीओ जो कि ग्रीन पीस है। ये ग्रीन पीस के द्वारा क्या है कब किया था, 19 अगस्त 2019 में ये डेटा लेके आए थे, जिन्होंने कहा इंडिया भाई तुम सबसे ज्यादा पॉल्यूट करते हो SO2 का पूरे वर्ल्ड लेवल पे। उसके अलावा ये क्या एंथ्रोपोजेनिक ही सल्फर डाइऑक्साइड जो है, जैसे बर्निंग ऑफ कोल, ये सब से वजह से एयर पोल्यूशन ज्यादा होता है, और ये SO2 का सबसे ज्यादा लेवल भी छोड़ता है, ठीक है। इसके की फाइंडिंग अगर देखेंगे तो क्या हुआ था, SO2 का जो हॉटस्पॉट है ना, वो पूरा ये जो ग्रीन पीस है ना, ये ने एक हॉटस्पॉट मैपिंग किया। जैसे ये मैप है, ये मैप पॉइंट किया कि इस जगह में रेड एरिया SO2 का लेवल बहुत हाई है, ये ग्रीन एरिया थोड़ा कम है, ये ऑरेंज एरिया, इस तरह का मैपिंग उन्होंने किया हॉटस्पॉट बना के, ठीक है। उसके अलावा जो SO2 का जो हॉटस्पॉट है वे डिटेक्टेड बाय द OMI माने ओजन मॉनिटरिंग इंस्ट्रूमेंट जो कि एक सैटेलाइट है, उससे उन्होंने ट्रैक किया कि मतलब ये SO2 कहाँ कहाँ है। ये तो नहीं ना कि हर सिटी में जाके वो चेक करेंगे, नहीं, उन्होंने एक सैटेलाइट को बस OMI जो सैटेलाइट है, OMI सैटेलाइट उनका यूज करते हुए उन्होंने SO2 के लेवल को नापा और देखा गया कि इंडिया में सबसे ज्यादा है। उसके अलावा इंडिया ने मतलब टोटल फिर भी सबसे ज्यादा है, और वो कितना है 15%, ठीक है। 15% ऑफ ऑल एंथ्रोपोजेनिक सल्फर डाइऑक्साइड हॉटस्पॉट इन द वर्ल्ड, मतलब 15% इंडिया का है जो सबसे ज्यादा है। उसके अलावा 12, 13, 10, 9, 1, 2 ये सब होंगे पूरे वर्ल्ड में अदर अदर कंट्रीज के। इसके अलावा जो मेन SO2 हॉटस्पॉट इंडिया में जो पाया गया है वो सिंगरौली इन मध्य प्रदेश सबसे ज्यादा जो कि पाया जा रहा है, कोरबा जो कि छत्तीसगढ़ है, तालचेर एंड झारसुगुड़ा इन ओडिशा में, नेवली जो कि चेन्नई में, नेवली और चेन्नई जो कि तमिलनाडु में, कच्छ जो कि गुजरात में, रामागुंडम जो कि तेलंगाना में, और चंद्रपुर और कोरादी महाराष्ट्र में, ठीक है। बट ये जो नोरिलिस्क जो स्मेल्टर है कॉम्प्लेक्स रशिया में, वो लार्जेस्ट SO2 एमिशन है हॉटस्पॉट इन द वर्ल्ड। मतलब एक पर्टिकुलर जगह के हिसाब से अगर बोलूँ ना, पॉइंट एरिया कोई पर्टिकुलर स्मॉल मतलब सिटी या इस तरह का कोई एरिया, तो वो ये जो स्मेल्टर कॉम्प्लेक्स है ना रशिया का, वो सबसे ज्यादा पाया गया है। उसके अलावा जो क्रियल है जो पुलंगा प्रोविंस जो साउथ अफ्रीका, और जैग्रोस जो ईरान में है, वो सेकंड और थर्ड नंबर पे पाया गया है। बट वर्ल्ड लेवल पे जो ऑल ओवर जो एवरेज बोला जा रहा है वो इंडिया सबसे ज्यादा है, रशिया सेकंड है। रशिया का ही वो सेकंड जो सबसे सिटी के मतलब पर्टिकुलर एरिया के मायने में रशिया का वो जगह है नॉर्लिस्क स्मेल्टर कॉम्प्लेक्स, ठीक है। तो इसी के साथ
हम आज के लेक्चर को कंप्लीट करते हैं। उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको लेक्चर पसंद आ रहा होगा। आ रहा है तो प्लीज़ ज़रूर लाइक कीजिएगा और डिसलाइक करने का भी आपको पूरा का पूरा राइट है। बस कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए कि क्या मेरे से कहाँ पे मुझे सुधार करनी होगी, ठीक है? तो बने रहिए, घर में अच्छे से रहिए, स्टे सेफ। लॉकडाउन जैसा कि बढ़ गया है और ज़्यादा आप अपने आप को अच्छे से पढ़ाई में टाइम दीजिए। इसका अच्छी तरह से यूज़ करिए क्योंकि यही टाइम आपको दोबारा नहीं मिलेगा। दोबारा जो नेक्स्ट ईयर एग्ज़ाम देंगे, शायद उन लोगों को इस तरह का बूस्ट अप टाइम नहीं मिलेगा जो आपको मिल जा रहा है। तो थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।